हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? उम्मीद है पहले जो कविता हम लोगों ने पढ़ी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज हम दूसरी कविता लेकर आ रहे हैं और उस कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही एक विख्यात नाम है। हिंदी साहित्य में जो छायावाद की रचना हो गई थी उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अवदान बहुत ही ज़्यादा है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और वो 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। उनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर त्रिपाठी जी की जो कविता है आगे बढ़ रही थी और हम लोगों को अभी जो कविता मिली है वो कविता भी एक प्रगतिवादी दौर की कविता है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद का आरंभ हुआ था। प्रगतिवाद का समय कब था? असल में छायावाद का समय है 1918 टू 1936 और 1936 से प्रगतिवाद शुरू हो गए थे और उस समय के जो कविता थी उनमें ज़्यादातर समाज में हो रहे जो अत्याचार है, शोषण है, जो निर्बली पर जो आक्रमण है, मोहभंग है, उन सब को दिखाया गया था। असल में समाज में जो घटित होते रहते हैं वही साहित्य में भी प्रकाशित हो जाते हैं। तो उस समय समाज कैसे थे? उस समय भारतवर्ष स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ रहे थे। सामाजिक अंधविश्वास कुसंस्कार को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग उनमें टूट पड़े थे, भारत को स्वाधीन करने के लिए टूट पड़े थे। ऐसे में लोगों के मानसिकता धीरे धीरे जागृत हो रही थी और वही भावधारा साहित्य में भी देखने को मिलते थे। लेकिन हाँ, हर अच्छाई में बुराई भी होते हैं। तो एक तरफ तो सब लोग जागरूक हो रहे थे लेकिन उनमें से भी कोई ना कोई स्वार्थान्वित जो लोग होते हैं, अब स्वार्थ पर जो लोग होते हैं वे लोग क्या कर रहे थे? अपनी तरफ अपनी खुद की तरक्की कर रहे थे। एक शोषक और शोषित 2 वर्ग हो गए थे। एक में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ थी, पैसा थे, दौलत थे और एक तरफ सिर्फ शोषण थे, अत्याचार थे। तो निराला जी ने वो जो सामाजिक विषमता है उनको इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। सबसे पहले हम लोग निराला जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में सन 1896 में हुआ। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी थे जो एक सामान्य वर्ग के कर्मचारी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत, दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। निराला के अनुसार हिंदी की ओर उनका झुकाव पत्नी की प्रेरणा से हुआ तथा इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत समन्वय नामक पत्र के संपादन से हुआ। निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी भाषा में भावानुरूप कोमलता और पौरुष
दोनों का सुंदर समन्वय है। उनकी भाषा में जहाँ एक और संस्कृत की समास प्रधान शब्दावली की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर सरल और व्यवहारिक शब्दावली भी परिलक्षित होती है। उन्होंने अपने काव्य में परंपरागत तुकांत छंदों के अतिरिक्त नवीन अतुकांत छंद का भी प्रयोग किया था और ऐसा करके हिंदी काव्य जगत में एक परिवर्तन लाए थे। असल में पहले जो कविताएं लिखी जाती थी, रची जाती थी, उसके जो तुक होते हैं, अंत होते हैं, वो प्रथम पंक्ति के साथ द्वितीय पंक्ति हमेशा मिलकर ही लिखा जाता था, तुक हमेशा ही मिलते थे। लेकिन निराला जी ने एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं वो किया था। उन्होंने अतुकांत मतलब पहले पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति का जो अंतिम पर्याय है, अंतिम चरण है, वो नहीं मिलते थे। ऐसा जब उन्होंने पहली बार किया था तो बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये जो रचना करने की जो विधा है, उनकी ये जो टेक्निक है, सब लोगों ने उसको अपना लिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुट्टा, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, ये सब उनके काव्य संग्रह हैं। उनके कुछ उपन्यास भी हैं, वो है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रवावती, काले कारनामे, छोटी की पकड़ इत्यादि। कहानी है लिली, सखी, सुकुल की बीबी, देवी। रेखा चित्र कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा, चतुरी चमार। निबंध और आलोचना प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, छाबुक। जीवनी भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप आदि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जितनी सारी रचना की विधा है, मूल जो विधा है, जो कविता, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, निबंध, जीवनी, हर कहीं वह अपना हाथ आजमा चुके थे। और उनको ये जो उपाधि प्राप्त है निराला, शायद इसी की वजह से वो प्राप्त हो गए हैं। निराला उनको दी गई एक उपाधि है, एक विशेषण है। उनका मूल नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उनके द्वारा सृजन की गई ये जो कविता है तोड़ती पत्थर, ये जब हम लोग पढ़ेंगे, इस कविता को जब हम लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे, तो वो अपने हृदय को झकझोर कर देती है। समाज में हो रहे जो सामाजिक विषमता है, जो शोषक और शोषित शोषक और शोषणकारी दो वर्ग है, उनको दिखाए गए हैं। ये जो कविता है, यह तोड़ती पत्थर, ये जो कविता है वो महाप्राण निराला द्वारा रचित यथार्थ के तीव्र दंश वाली एक प्रसिद्ध रचना है। प्रस्तुत कविता में चिलचिलाती दोपहरी में सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते एक युवा मजदूरिन का क्रांतिकारी आशयों एवं संकेतों से भरा यथार्थ चित्र खींचा गया है। शरीर को झुलसा देने वाली तपती धूप में भी जब कुशल से कुशल एवं हृष्टपुष्ट मजदूर भी हथियार डाल देते हैं, एक स्त्री का हथौड़ा लेकर पत्थरों से लड़ना पाठक के मन को झंकृत कर देता है। एक मजदूर है, वो भी स्त्री, और ऐसे समय में काम कर रहे हैं जहाँ बाकी जो पुरुष मजदूर है वो भी थक गए हैं। ऐसे में एक स्त्री काम कर रही है और उसे देखकर निराला जी के मन में जो भाव पैदा हो रहे थे वो इस कविता में उन्होंने प्रकट किया है। तो आइए हम लोग कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर। वो तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई शिकार। श्याम तन भर बंधा यौवन,
नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने टरुमालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का टमटमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गढ़ छिनकी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वो तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वो नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वो कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर। स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम कीजिएगा, जब भी हम लोग कविता पढ़ेंगे, जब मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग भी किताब निकाल लीजिएगा। मैं इसका जो हर एक स्टैंजा है, हर एक स्तवक है, उसको मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी, जो अर्थ है वो भी बताती जाऊँगी। आप लोग पेंसिल से लिख कर रखना, तब समझने के लिए आसान होगा। तो चलिए, वो तोड़ती पत्थर। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। कवि ने कहा है कि उन्होंने एक औरत को देखा है। कौन औरत, उसको नाम पता नहीं है। उसने बोला है कि वो मतलब एक सामान्य, एक सर्वनाम का प्रयोग किया है। वो एक सामान्य श्रमिक वर्ग को प्रतिनिधि करने वाली एक औरत, वो पत्थर तोड़ रही है। उसे मैंने देखा था, मैंने खुद देखा है कि एक औरत, श्रमिक वर्ग की एक औरत पत्थर तोड़ रही है। कहाँ तोड़ रही है? वो इलाहाबाद के पथ पर, मतलब इलाहाबाद के पथ के किनारे ही वो पत्थर तोड़ रही है। आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। तो जब कवि ने देखा था कि एक औरत पत्थर तोड़ रही है और इलाहाबाद के पथ पर ही, उसके ठीक बगल में ही, किनारे पर ही वो पत्थर तोड़ रही है। कोई न छायादार पेड़ वो, जिसके तले बैठी हुई शिकार। वो औरत जहाँ बैठकर काम कर रही थी, वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं थी। छायादार, छांव प्रदान करने वाले वृक्ष उसके पास है ही नहीं थी। जिस पेड़ के नीचे छाया प्रदान करे, ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर वो काम करे। मतलब वो, उन्होंने एक कड़ी धूप में वो पत्थर तोड़ रही थी। छांव देने वाले कोई वृक्ष भी नहीं थे उसके पास, फिर भी उन्होंने उस अवस्था को, उस परिस्थिति को स्वीकार करके वो अपना काम कर रही थी। श्याम तन भरबंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत्मन। श्याम तन, और वो जो युवती थी, उसके जो रंग थे वो सांवले रंग के थे, श्याम रंग के थे, जो मतलब ये प्रतिनिधित्व करते कि वो काम कर रही है, वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं ऐसे धूप में। भरबंधा यौवन, लेकिन वो ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, वो बहुत ही मतलब जवान औरत थी। नत नयन, लेकिन उनकी आंखें झुकी हुई थी, वो खुश नहीं थी शायद से, वो झुकी हुई थी। और प्रिय कर्म रतमन, और अपने काम में वो लीन थी, जैसे वो अपना कुछ प्रिय काम कर रहे हैं, उस तरह से अपनी आंखें झुकाए, बिना परिस्थिति को देखे, बिना परिस्थिति से हारे वो अपना काम कर रही थी। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु मतलब बड़ा, गुरु हथौड़ा, हथौड़ा जानते हैं, हैमर होते हैं। गुरु हथौड़ा हाथ, हाथ में बड़ा सा हथौड़ा लेकर करते बार बार प्रहार। किसको बार बार प्रहार कर रही है? वो पत्थरों पर बार बार
प्रहार कर रही है। अपने हाथों में जो हथौड़ा है उस हथौड़े से वो पत्थरों पर बार बार प्रहार कर रही है। ना वो इधर देख रही है ना उधर देख रही है, ना वो इस बात को लेकर चिंतान्वित है कि इतने मतलब धूप है, वो कहीं वो थोड़ा जाकर आराम कर ले। ऐसा कोई उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ काम कर रहे थे। सामने टरोमाली का अट्टालिका प्रकार और वो स्त्री जहाँ काम कर रही थी उसके ठीक सामने ही क्या थे, टरोमालिका। टरोमालिका मतलब वृक्ष की पंक्तियाँ थे, मतलब वहाँ छाँव थे, आराम थे। अट्टालिका, अट्टालिका भवन, और प्रकार मतलब चार दीवारी, मतलब चारों तरफ से जो बाउंड्री होते हैं। स्त्री जहाँ काम कर रही है वहाँ पत्थर है, गर्मी है, धूप है, लेकिन उनके ठीक सामने ही जो जगह है वहाँ भवन है, छत है, चार दीवारी है, वृक्षों की कतारें है, पंक्तियाँ है। मतलब ये एक जो सामाजिक विषमता है उसको एक ही इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने दिखाया है। एक तरफ कौन है, जो शोषक वर्ग है, वो कौन है, जो आराम कर रहे हैं भवन में, वृक्ष की पंक्तियों की छाँव में भी है, और वो प्रोटेक्टेड है, उनके चार दीवारी है, कोई उनमें विपद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ औरत जहाँ है वो पथ पर काम कर रही है, उनके पास कोई छायादार वृक्ष नहीं थे, उनको कोई आराम नहीं मिल रहे थे। तो ये जो दो पंक्ति है, इन दो पंक्ति के माध्यम से कवि ने ये जो सामाजिक विषमता है उसको उकेरा है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का टमटमाता रूप। और स्त्री काम कर रही थी जिस दिन, वो दिन जैसे जैसे बढ़ते गए, गर्मियों के दिन थे, और जो धूप धीरे धीरे जब बढ़ रहे थे तो दीवा का टमटमाता रूप देखने को मिल रहे थे। दीवा मतलब दिन, दीवा सूरज को भी बोल सकते हैं, दिन को भी बोल सकते हो। जो दिन धीरे धीरे बढ़ रही थी तो जो वो आग है, सूरज की आग है, वो भी बढ़ रही थी। टमटमाता मतलब एकदम निकलने से ही लाल पर जब हम लोग जाते हैं, जब पूरे समर का सीजन होते हैं, टमटमाना मतलब अत्यधिक ताप के कारण लाल होना, ऐसा उस समय वो दिन था। उठी झुलसाती हुई लू, और इतनी गर्मी में और क्या हो रहे थे, लू बह रहे थे। लू जानते हैं ना, जो गर्म हवा होते हैं, ज़्यादा गर्मी में वो बहते हैं। तो उस दिन धूप भी बहुत निकल रही थी और साथ में लू भी चल रहे थे। ऐसे में रुई जो जलती हुई भू, गढ़ छिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वो तोड़ती पत्थर। और उस दिन जो इतनी गर्मी के कारण, इतनी तपती धूप के, चिलचिलाती धूप के कारण रुई ज्यों जलती हुई भू, जो धरती है, धरती में जो गढ़ मतलब धूल है, वो रुई की भांति जल रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब ताप वो उस समय उत्पन्न हो रहे थे, और वो धूल भी रुई की भांति गर्म होकर जल रही थी। गढ़ छिनगी छा गई, और गढ़ धूल से क्या हो रहे थे, वो छिनगी, चिंगारी की धूल छा गई थी। मतलब इतनी गर्मी है, हर तरफ इतनी गर्मी है, ऊपर जो आग का गोला है, कोई छायादार वृक्ष नहीं है, लू चल रहे हैं, और जमीन भी बहुत ही गर्म हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो धूल है वो चिंगारी बनकर चारों तरफ फैल रहा है। प्रायः हुई दोपहर वो तोड़ती पत्थर। और ऐसे समय में इतने मतलब इस तरह के कठिन परिश्रम करना मतलब सबकी बस की बात नहीं है। उनके साथी जो अन्य साथी है, उन लोगों ने, सब लोगों ने क्या किया है, आराम किया है। कोई छायादार वृक्ष ढूंढा है, आराम किया है। वो दोपहर का समय हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ना थक रही थी, ना हार मान रही थी, ना वो इधर उधर देख रही थी, बल्कि वो पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। और कभी उसको दूर से ध्यान दे रही है, उसको देख रही थी, और अचानक एक बार स्त्री की नज़र भी
कवि की तरफ पड़ गई। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा चिन्ह था, और जैसे ही वो कवि की तरफ देखने लगी, कवि को देखा, तो दूसरे ही पल वो सामने रहने वाली वो जो अट्टालिका है उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए देख लिया। और छिन्नतार मतलब क्रम भंग होना, और वो लगातार जो काम कर रही थी वो थोड़ी देर के लिए भंग हो गई थी। वो लगातार आंखें झुकाए जो पत्थर तोड़ने वाली काम कर रही थी, वो क्रम थोड़ी देर के लिए टूट गई थी। उन्होंने एक बार कवि की तरफ देखा, फिर दूसरी बार अट्टालिका की तरफ देखा। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। उन्होंने अट्टालिका की तरफ देखा और वहाँ देखा कि वहाँ कोई नहीं है जो उसे मतलब ध्यान दे रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, उनकी जो काम चल रही है उसको देख रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने फिर से एक बार कवि की तरफ देखा, और उसकी आंखों में एक स्वाभिमान थी, एक दुख थी, लेकिन फिर भी रोने वाली वो नहीं थी। कवि को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, बेबसी है, लेकिन वो इतनी स्वाभिमानी है कि वो उन दुख दर्द को किसी को समझने के लिए, किसी के सामने वो नहीं रहेगी, किसी को समझने के लिए मौका देगी। इसीलिए वो अपनी आंखें झुकाए, सिर झुकाए वो काम कर रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। उन्होंने जब कवि को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उन्होंने एक बार अट्टालिका की तरफ देखा, फिर कवि की तरफ देखा, और वो कुछ चंद सेकंड जो थे, जब औरत देख रही थी कवि को, तो कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी जो आंखें हैं उन आंखों में बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमान है। वो है तो एक श्रमिक वर्ग की औरत, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि अपनी जो लाचारी है, जो बेबसी है, वो दूसरों को दिखाएंगे। इसीलिए वो सब कुछ अपने अंदर समाकर वो पत्थर तोड़ रही है। मार खा रोई नहीं, दर्द है, दुख है, लेकिन उसके लिए वो मतलब विलाप करने वालों में से नहीं है। सजा सहज सितार सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वो कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरी सिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। सजा सहज सितार मतलब जब जैसे ही कवि की तरफ उस औरत ने देखा तो कवि को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में एक झंकार पैदा हो गई हो। जिस तरह से सितार के बजने से एक झंकार मन में उत्पन्न होते हैं, सितार बजते हैं और वो झंकार हमारे सीधा दिलों पर आकर लगते हैं। तो कवि के मन में भी एक झंकार, कवि के जो मन है वो भी झंकृत हो गए थे उस औरत की आंखों को देखकर। सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार। पहले ना महसूस करने वाले एक एहसास उसके मन में हुआ था, एक फीलिंग्स। पहले कवि ने ऐसा महसूस ही नहीं किया था, दूसरों के दुख को शायद से इतनी मतलब अच्छी तरह से परखा ही नहीं था। लेकिन उस औरत की आंखों में ऐसा कुछ था कि पहली बार उनकी आंखों में देखकर कवि के मन में कुछ झंकृत हो गया। वो झंकार किस बात की थी? दुख की थी, दर्द की थी, और एक स्वाभिमानी जो हृदय है उस महिला की, वो जो स्वाभिमान है उसको उन्होंने महसूस किया था। एक क्षण के बाद वो कांपी सुघर, क्योंकि वो जो काम कर रही थी एक क्षण के लिए वो टूट गया था, छिन्नतार हो गया था, क्रम भंग हो गया था। उन्होंने एक क्षण के लिए कवि की तरफ देखा था और उनकी आंखों की जो दृष्टि है, उनकी जो मनोदशा है, उसको कवि ने एक ही क्षण में पढ़ लिया था। इसलिए एक क्षण के बाद वो काफी सुघर,
और उसी क्षण में वो जो सुघर, सुघर मतलब सुंदर, अचानक वो कांप गई थी। अचानक शायद से उसको फिर से एहसास हो गया था कि वो काम कर रही थी, वो रुक गई है, ऐसा भी हो सकता है। ढुलक माथे से गिरे शिकर, और जैसे ही वो थोड़ा कांप गई थी, हिल गई थी, तो उनकी माथे पर जो पसीने की बूंदें थी, वो बूंदें ढुलक होकर, मतलब वो ढुलक माथे पर, मतलब ढुलक क्या हो जाता है, जो मतलब बूंदे गिर जाता है हिलकर, नीचे ऊपर चक्कर खाकर। वो जो पसीना उसके माथे पर थी वो आकर जमीन पर गिर गई थी, माथे की पसीना आकर जमीन पर गिर गई थी। ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर मतलब पसीना। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। एक क्षण के लिए रुक जाने के बाद युवती अचानक कांप गई थी, और उसी कांपने के कारण उसके माथे से पसीना गिर गई थी, लेकिन फिर से वो अपने काम में लीन हो गई। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, युवती ने, जो युवती है, जो महिला है, उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला था। वो अपनी आंखों के जरिए ही अपनी जो बेबसी है, उनके जो मन में जो भावधारा है, उनको उन्होंने कवि को समझने के लिए मौका दिया था। असल में वो जो औरत है वो एक क्रांतिकारी भावना की औरत है। क्रांति मतलब विद्रोह, वो विद्रोह कर रही है अपने कर्मों के द्वारा। इसीलिए बोला, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। फिर वो अपने कर्म में लीन हो गई थी। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, फिर से वो अपने कर्म में लीन हो गई थी और कहा, जैसे मैं तोड़ती पत्थर। देखिए, जब कविता शुरू हुई थी तब कवि ने बोला था वो तोड़ती पत्थर, एक सामान्य औरत की बात। लेकिन कविता के अंत होते होते खुद बोला, मैं तोड़ती पत्थर। मतलब वो जो क्रांति की भावना है, वो चेतना है, वो विद्रोहात्मक अनुभूति है, वो औरत कवि को भी देने में सक्षम शायद से हो गए थे। एक व्यंग्यात्मक है, मैं पत्थर जैसे हृदयहीन समाज को तोड़ना चाहती हूँ, तोड़ रही हूँ या तोड़ने की क्षमता रखती हूँ। शायद से वो औरत इसी संदेश को कवि तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए अंत में कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ रही हूँ। कौन मैं कोई आम वर्ग की औरत नहीं, जो किसी दुख से मैं रो पड़ूँ, टूट पड़ूँ। हर चोट को सहन करने की क्षमता मेरे पास है, और मेरे पास इतनी भी क्षमता है कि ये जो सामाजिक विषमता है हमारे समाज में, ये जो हृदयहीन समाज है, ये जो दोनों के बीच जो शासक और शोषित वर्ग है, दोनों के बीच जो ये चार दीवारी है, उसको मैं तोड़ने की क्षमता रखती हूँ और मैं उसे तोड़ना चाहती हूँ। इसीलिए कहा है कि मैं तोड़ती पत्थर। वो जो औरत है चिलचिलाती हुई धूप में, जहाँ हम लोग एक क्षण के लिए बाहर नहीं रह सकते, ऐसे में कड़ी धूप में लू बह रही है, पूरे मतलब आसमान पूरा सफ़ेद हो गए हैं, धूल जो है वो भी एकदम चिंगारी की भांति चल रही है, जो रुई की भांति धरती चल रही है। ऐसे में एक औरत, कम उम्र वाली एक औरत गुरु हथौड़ा लेकर पत्थरों को तोड़ रही है, और वो अपनी कर्मों के द्वारा ही क्रांति लाना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, कविता समझ में आ गए हो क्या आप लोगों को? एक दो बार पढ़कर देखिएगा। ये निराला जी की एक जो क्रांतिकारी भावधारा की जो कविता है, उसका एक अनोखा उदाहरण है ये तोड़ती पत्थर। अभी आइए थोड़ा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ देखा था? इलाहाबाद के पथ पर। स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी? स्त्री पत्थर दोपहर को तोड़ रही थी। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है?
किस तरह से दिया है पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का कवि ने परिचय कि वो इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही थी, सांवले रंग की थी और आंखें झुकाए अपनी काम कर रही थी। मैंने इनका जो क्वेश्चन आंसर्स है क्वेश्चन 2 से ग्रामर तक पूरा क्वेश्चन आंसर्स मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए। मैं साथ में दे भी देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा और हो सके तो खुद भी लिखने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो मैं ये जो कविता है इसका जो प्रतिपाद्य है मैं बोल देती हूँ। यह एक प्रगतिवादी कविता है। एक बार कहीं जाते हुए कवि ने इलाहाबाद के रास्ते के किनारे एक श्रमिक युवती को देखा था जो चिलचिलाती हुई धूप में छायाहीन पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। किस प्रकार की कठिन परिस्थिति में परिवेश में वो लगातार आंखें झुकाए काम कर रही थी, उसका वर्णन इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। इसमें उस स्त्री की माध्यम से शोषक और शोषितों की सामाजिक विषमताओं का चित्रण किया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्रमिक मन लगाकर काम करते हैं, या यूँ कहे कि वो मजबूर है काम करने के लिए। उन्हें शासक वर्ग के अत्याचारों का बोध है और अपने कर्मों के द्वारा ही उसका विरोध करते हैं। वे स्वाभिमान से जीते हैं और यह भी क्षमता रखते हैं कि अपने हथौड़े से इस पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को तोड़ सके, छिन्न भिन्न कर सके। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गए होंगे। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएंगे। एक्चुअली इसे अनुभव करना ज़रूरी है। और कवि ने एक स्त्री को ही क्यों लिया, एक पुरुष को भी तो ले सकते थे, स्त्री को इसीलिए लिया था क्योंकि उसे समाज में उसको ज़्यादा कमज़ोर मानते हैं, लाचार मानते हैं। लेकिन अगर खुद आत्मनिर्भर है, खुद में वो शक्ति है, खुद अपने आप को पहचान सकते हैं, तो वो लाचार भी क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े पहाड़ को उखाड़ सकते हैं। यही इस कविता की मूल भाव है। एक क्रांतिकारी भावना हमारे मन में हमेशा रखना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।